और ये कलेक्टिव फार्मिंग करने पर और भी बाकी चीजों पर 5 ईयर प्लान्स बनाए गए कि 5 साल में कैसा सिस्टम चला है, उसका रिव्यू आए, फिर उसके ऊपर और आगे 5 ईयर प्लान चले। इस तरह 5 ईयर प्लान्स बनाए गए। पर उनका रिव्यू आया तो पता चला कि कलेक्टिव फार्मिंग तो हो रही है, मगर तभी भी ग्रेन्स शॉर्ट पड़ रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही है। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, ग्रेन शॉर्टेज हो रहे हैं। फिर अथॉरिटीज ने ध्यान दिया। रशियन गवर्नमेंट ने जो एक फिक्स्ड रेट किए थे कि पेजेंट्स को इसी रेट पर अपना अनाज बेचना है, पेजेंट्स ने उस रेट पर अनाज बेचने से मना कर दिया। लोग अनाज ही नहीं बेच रहे थे। दूसरी प्रॉब्लम थी कुलक्स की। अब देखिए, कलेक्टिव फार्मिंग में फायदा तो उनको हुआ ना जिनके पास छोटी छोटी जमीनें थी। जिनके पास बड़ी जमीनें थी, जो जमीन के मामले में बहुत बड़े बड़े अमीर थे, अब उन लोगों को भी कलेक्टिव फार्मिंग करनी पड़ी, उनको छोटे लोगों के साथ मिलाना पड़ा। और प्रॉफिट तो इक्वली ही शेयर होगा ना, तो वो अपनी जमीन क्यों देना चाहेंगे? तो उन्होंने रेजिस्ट किया और इस रेजिस्टेंस को रशियन गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टली कर्ब किया। उन कुलक्स और उनके परिवार वाले जो ये लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के खिलाफ थे, उनको उठाकर दूर फेंक दिया गया। कुलक्स को हटाया गया, पेजेंट्स से लैंड ले ली गई और अब गवर्नमेंट ने कहा कि अब सारा का सारा स्टेट के सुपरविजन में होगा। जो भी अनाज आएगा, जो भी अन्न आएगा, वो सभी का होगा और सभी लोग बराबर से काम करेंगे। तो हर चीज, जमीनें स्टेट की हो गई, बैंक्स लेनिन के जमाने से ही नेशनलाइज्ड थे। अब सभी कुछ एक लाइन ऑफ ऑर्डर पर आ गया और इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने लगी। रशिया जो 19th सेंचुरी के एंड तक एकदम बैकवर्ड कंट्रीज में आता था, इन मेजर्स से बहुत ही जल्दी ग्रो कर गया और दुनिया के ताकतवर देशों में से एक हो गया। इन कलेक्टिव फार्मिंग की जो लैंड थी, उनको कहा गया कोलखोज। जो लैंड स्टेट ने ली, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज किया प्रोडक्शन के लिए, ऐसे कोलखोज से काफी अच्छे प्रॉफिट्स आए। ये अलग बात है कि 1930 से 33 के बीच में सूखा पड़ने से रशिया का हार्वेस्ट अच्छा नहीं हुआ। फिर भी अगर उस पार्ट को निकाल दे, देन कोलखोज वाज प्रॉफिटेबल टू द वर्कर्स एज वेल एज द गवर्नमेंट।